मैं डॉक्टर रमेश शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम जीवाणुओं के अंदर जो दूसरी प्रक्रिया है, पहले लेक्चर में हमने ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी, आज हम संयुग्मन या कंजुगेशन की बात करेंगे। तो जीवाणुओं के में कंजुगेशन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो प्रक्रिया है, सर्वप्रथम इसका अध्ययन लेडरबर्ग एंड टेटम के द्वारा किया गया था ई कोलाई में, एस्चेरिशिया कोलाई के अंदर। उन्होंने अपने प्रयोग में देखा कि जो ई कोलाई है, इसका K12 म्यूटेंट स्ट्रेन इसका होता है। K12 जो म्यूटेंट स्ट्रेन है, उसमें जीवाणु कोशिकाएं एक दूसरे से फिजिकल कांटेक्ट स्थापित करती हैं, और इसकी वजह से जो दाता डोनर जो कोशिका है, उससे आनुवंशिक पदार्थ जो DNA है, वो कंजुगेशन ट्यूब के द्वारा एक नलिका बन जाती है। उस कंजुगेशन ट्यूब के द्वारा दूसरी कोशिका में आ जाता है। लेडरबर्ग और टेटम ने ई कोलाई संबंधी प्रयोगों में जीवाणु प्रजाति के ई कोलाई K12 के 2 म्यूटेंट्स का उपयोग किया। इसके 2 म्यूटेंट्स का इन्होंने उपयोग किया और इनको न्यूनतम पोषण माध्यम पर सामान्य वृद्धि के लिए इनमें बहुत कम विशेष वृद्धि कारकों की आवश्यकता होती है। ई कोलाई का एक जो स्ट्रेन है स्ट्रेन ए जो है, उसको वृद्धि करने के लिए अमीनो एसिड मीथियोनिन और विटामिन बायोटिन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार इसी तरह से जो दूसरा भेद है, स्ट्रेन है बी, उसके लिए थ्रायोनिन, ल्यूसिन, थायमिन की आवश्यकता होती थी। तो इस प्रकार इन्होंने इनको उपयोग किया। तो दोनों जो ई कोलाई के स्ट्रेन हैं, ई कोलाई A+ एवं ई कोलाई B+, इनके संवर्धन को मिलाकर सेंट्रीफ्यूग किया गया और पूर्ण माध्यम से हटाने के लिए इनकी सावधानीपूर्वक धुलाई की गई। इसके बाद इनको मिनिमल मीडियम पर कल्चर इनका किया गया। इस प्रयोग के द्वारा ये देखा गया कि जो न्यूनतम मीडियम में भी सफलतापूर्वक ये वृद्धि करते हैं। मतलब ये दोनों जो A और B स्ट्रेन थे, ये इन्होंने इसमें वृद्धि करते हैं और ये बताया कि न्यूनतम माध्यम पर जो जीवाणु को संवर्धन माध्यम वृद्धि के लिए मीथियोनिन, बायोटिन और इन चीज़ों की जो आवश्यकता नहीं होती। इस जीवाणु कोशिका की उपस्थिति से ये सिद्ध हुआ कि जीवाणुओं में 2 जीन प्रारूप जो हैं, वो स्ट्रेन A एवं स्ट्रेन B के संयुग्मन या इसके रिकॉम्बिनेशन से जो है वो इसकी उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रकार कंजुगेशन के द्वारा यह जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का एक एग्जाम्पल माना जाता है। तो इसको अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो ये बैक्टीरियल जीनोम है, यहाँ पर जो F+ मेल और ये F- मेल है, दोनों प्लस और माइनस स्ट्रेन है। इनके अंदर ये वाला फर्टिलिटी फैक्टर है। ये दोनों जब पास पास आते हैं तो इनके बीच में एक कंजुगेशन ट्यूब का निर्माण हो जाता है। जो F फैक्टर है, उसका रेप्लिकेशन होता है और ये जो F फैक्टर था, यहाँ से यहाँ इस दूसरी कोशिका में जो फीमेल कोशिका है, इसके अंदर स्थानांतरित हो जाता है। फिर इन दोनों कोशिका के अंदर ये इस प्रकार से नया बन गया और ये दोनों कोशिका फिर अलग अलग हो जाती हैं और इस प्रकार से ये इनके अंदर जनन की प्रक्रिया हो जाती है। F फैक्टर जो है, या फर्टिलिटी फैक्टर इसको कहा जाता है, F फैक्टर या फर्टिलिटी फैक्टर, ये जो है, ये विलियम हेस ने ई कोलाई के जीवाणु में इस फैक्टर की खोज की थी, जो सेक्स फैक्टर भी कहते हैं इसको, फर्टिलिटी फैक्टर भी इसको कहा जाता है। और उन्होंने ये बताया कि ई कोलाई जीवाणु जो है, वो एक प्लाज्मिड उर्वरता कारक के रूप में उपस्थित होता है ई कोलाई जीवाणु में। इस कारक F फैक्टर के आधार पर ई कोलाई जीवाणु जो है, उसके अंदर 2 स्ट्रेन हो जाते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। एक तो F+, जिसमें कि फर्टिलिटी फैक्टर पाया जाता है और इसको दाता कोशिका भी या डोनर सेल कहा जाता है। ये हमेशा F+ कारक युक्त रहती है तथा इसकी सतह पर सेक्स पाइलाई या F पाइलाई पाए जाते हैं। इसकी सतह पर रोम पाए जाते हैं, जिन्हें लिंग रोम या पाइलाई कहा जाता है। दूसरा जो है वो F- स्ट्रेन है, जिसमें F कारक
अनुपस्थित होता है, इसके अंदर F कारक अनुपस्थित होता है और इसे डोनर सेल कहा जाता है। इसकी सतह पर जो F पाइलाई हैं या रोम हैं वो अनुपस्थित होते हैं, वो इसमें नहीं पाए जाते। तो हेज ने बताया कि ई कोलाई में आनुवंशिक जो पुनर्योजन है वो यूनिडायरेक्शनल है, जिसमें F+ जो है वो F- कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ DNA का अभिगमन होता है। तो इसको जो अभी हमने चित्र में देखा था उसी प्रकार से समझ सकते हैं। पहले F+ और F- जीवाणु जो कोशिकाओं का समूह है, इसमें जब दोनों विपरीत स्ट्रेन की कोशिकाएं एक दूसरे के नज़दीक आती हैं तो ये सेक्स पाइलाई या लिंगरोम या F पाइलाई के द्वारा एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इसके बाद इन दोनों के बीच में एक नलिकाकार संरचना जिसे कि कंजुगेशन ट्यूब कहते हैं उसका निर्माण हो जाता है। जीवाणु प्लाज्मिड का DNA डबल स्ट्रैंडेड होता है और इससे एक स्ट्रैंड जो है वो एंडोन्यूक्लियस द्वारा किसी स्थान पर अलग हो जाता है। ये जो FDNA का स्ट्रैंड है ये नलिका से होकर ग्राही जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है और जब पूरी तरह उसमें पहुंच जाता है तब संयुग्मन प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है और इसके बाद दोनों जीवाणु कोशिकाएं अलग हो जाती हैं। F- जो कोशिका है उसमें F+ कोशिका से प्लाज्मिड DNA के लाइगेज एंजाइम द्वारा ये उससे वापस DNA से जुड़ जाते हैं और इस प्रकार ये जो प्रक्रिया है ये इसकी पूरी हो जाती है।